तो पहले विश्व युद्ध में 4 जो एम्पायर्स थे उनका पतन हो जाता है, डिमाइस हो जाता है। कौन कौन से एम्पायर थे वो? एक रशिया था, जर्मनी था, ओटोमन एम्पायर था एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से जर्मनी इटली के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ते हैं एंड जर्मनी उसमें भी हार जाता है। फिर उसके बाद 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है, उसके बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसी दौरान सेंटर ऑफ पावर जो था वह शिफ्ट हो जाता है। इससे पहले तक जो सेंटर ऑफ पावर था दैट वाज इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन पावर्स, एंड अब ये सेंटर ऑफ जो पावर है वो शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाता है? अमेरिका और यूएसएसआर। तो फिर बायपोलर वर्ल्ड की शुरुआत होती है, जिसको हम दो ध्रुवीयता कहते हैं। दुनिया के अंदर दो महाशक्तियाँ आ जाती हैं, दोनों को सुपर पावर कहा जाता है एंड दोनों के पास बहुत बड़ी लेवल की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ आ जाती है, यानी कि मिलिटरली सैनिक रूप से ये बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं दोनों ही। एंड इनके पास वेपन्स आना शुरू हो जाते हैं, मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मैड इसको बोलते हैं, ठीक है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स का मतलब क्या होता है? हथियार। ऑफ मास, मास का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पे। एंड तीसरा आता है डिस्ट्रक्शन। ऐसे वेपन्स बना लिए गए हैं जो बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मासेस यानी कि लोगों को मार सकते हैं। तो दोनों के पास ही ऐसे हथियार आ जाते हैं। वो कौन से हथियार थे? न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका के द्वारा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब 2 बॉम्ब्स फेंके गए, उसके बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। तो दोनों के बीच एक शक्ति का संघर्ष उसी समय से चलना शुरू हो जाता है। अब दुनिया के जो जितने भी देश थे जो डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे, जिसका मतलब है बी उपनिवेशवाद, जो उपनिवेशवाद का शिकार थे, जो पहले गुलाम थे, अब वो आज़ाद हो जाते हैं। एंड उन देशों के पास 2 अल्टरनेट बचते हैं, इधर दे हैड टू ज्वाइन यूएसए और यूएसएसआर। तो 2 ऑप्शन उनके पास थे, कोई भी इससे अछूता नहीं था। हालांकि हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में भी सुना है, वो उतना इफेक्टिव नहीं था फॉर द टाइम बीइंग। कुछ देशों के द्वारा ये क्लेम किया गया कि अभी हम नए नए आज़ाद हुए हैं, हमें अपना विकास करना है, ना तो हम अमेरिका में मिलेंगे ना तो हम यूएसएसआर में मिलेंगे, हम अपना विकास अलग से करेंगे। परंतु यदि आप रियलिटी में देखें तो दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं था वहाँ जो इन दोनों पावर से किनारा कर पाए। तो किसी ना किसी तरफ झुकाव रखना पड़ता था। जैसे इंडिया का ही आप एग्जांपल ले लें, 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, उसी दौरान सोवियत यूनियन के द्वारा इंडिया को सपोर्ट भी किया गया था एंड अमेरिका पाकिस्तान को उस समय सपोर्ट कर रहा था। उस समय सोवियत संघ जो था वह इंडिया की हेल्प के लिए आगे आया था। तो फिर उस दौरान एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और सोवियत संघ के बीच। तो ना चाहते हुए भी हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो जाता है। तो कोई देश ये भी अगर दावा कर रहा था कि वह अपना विकास स्वतंत्र रूप से करेगा, तो प्रैक्टिकली जब हम ग्राउंड में देखते हैं तो दोनों पावर्स की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव रखना पड़ता था। तो यूरोप की जो कंट्रीज थी देयर पावर्स वाज रिड्यूसिंग, उनकी शक्ति कम हो रही थी एंड उसके स्थान पर सोवियत संघ की जो पावर थी वो बढ़ रही थी। यूरोप की इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल जो पावर थी वो कम हो जाती है एंड सोवियत संघ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एंड जो सोवियत यूनियन था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही जो यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन जो पावर्स थी उनके अंदर ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट कंट्री है एंड ये हमारे लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। तो मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, वह अमेरिका को अपना दोस्त बना लेते हैं। जैसे ही कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, शीत युद्ध की शुरुआत होती है, तो जो एक अलायंस बना हुआ था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या सोवियत संघ और अमेरिका आपस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? आप बताओ। यस, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि जो सोवियत संघ था, अमेरिका था और यूके था, ये दोस्त थे। तो ऐसी क्या बात हुई कि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका और सोवियत संघ दोस्त बन के लड़ रहे थे वो दुश्मन बन जाते हैं? यस, एटॉमिक बॉम्ब भी इसका एक रीज़न था एंड उसी के साथ इनकी विचारधारा में भी डिफरेंस था। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत संघ को भी लगा कि जो सहायता उसको मिलनी चाहिए थी वो उसके मित्र देशों के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई गई। सो उसके कारण इनके बीच एक आपस में क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। एंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी जो लेगेसी थी, लेगेसी का मतलब होता है जो देन थी, दैट वाज द एटम बॉम्ब, जैसा कि इन्होंने बताया, जिसको बनाने में अमेरिका के द्वारा काफ़ी कॉस्ट
लगाई गई थी, काफ़ी खर्चा किया गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका को एक डर भी ये था कि अगर जर्मनी ने ये पहले बना लिए तो फिर हमारा विनाश निश्चित है। तो जर्मनी के पास अगर आ जाते तो क्या होता। तो आपने पाया होगा कि जर्मनी जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहा था। जर्मनी के द्वारा जैसे ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करी जाती है तो बहुत से देशों को हरा भी दिया जाता है और बहुत से देश घुटनों पे आ जाते हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड भी काफ़ी डरा हुआ था और बाकी देश भी डरे हुए थे। और यदि जर्मनी के पास एटम बॉम्ब आ जाते हिटलर जैसे व्यक्ति के हाथ में तो उसकी विजय निश्चित थी। तो इसके लिए अमेरिका को लगा कि यदि जर्मनी ने ऐसा कर लिया तो फिर हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए उनके द्वारा काफ़ी कॉस्ट इसमें लगाई गई और अमेरिका के द्वारा ही वो टेस्टिंग करी गई और उसका प्रयोग भी किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्टेंस में आए थे, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, इसने एक नए प्रकार का चैलेंज दुनिया के सामने रखा एंड जो लीडर्स थे उनके लिए एक नई चुनौती आ जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अब मैंने पहले ही बताया कि कोल्ड वॉर क्या होता है, ये एक एक्चुअल वॉर नहीं है। कोल्ड वॉर इज़ नॉट ए एक्चुअल वॉर, ये लड़ाई ग्राउंड में नहीं है, ये वैसे ही दो देशों के बीच चल रही है जहां पर दोनों को डर है कि दूसरा उनके साथ लड़ाई कर सकता है या दूसरा यदि शक्तिशाली हो जाता है तो उसका नुकसान होगा। तो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। कोल्ड वॉर के द्वारा एक ऐसी स्थिति बना दी गई जिसमें अब दो महाशक्तियां न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में लग जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, यहाँ पर किसी व्यक्ति को डर हो कि उसका सामना एक बड़ी शक्ति के साथ होने वाला है तो वह फिर हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की एक रेस लग जाती है और ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस थी वो अब यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो आपने पाया होगा 1964 में चाइना के द्वारा भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर ली गई थी। 1974 में इंडिया के द्वारा भी कर ली गई थी, बट इंडिया के द्वारा कहा गया था कि ये जो न्यूक्लियर्स हैं वो हम अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ना कि हथियारों के लिए करेंगे। जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वह केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहे बल्कि ये उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ये कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिल रही थी। ये ऊपर से आपको बता रहा हूँ। सिंस 1900, यदि आप 1900 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो या आइडियोलॉजिकल हो, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा कि दो आइडियोलॉजीज दुनिया के सामने आई, नाजिज्म एंड फासिज्म। उसके बाद कम्युनिज्म ग्राउंड पे उतरा। कब उतरा? साम्यवाद कब उतरा ग्राउंड में? 1917 में जब रशिया में क्रांति हुई। और फिर कोल्ड वॉर के दौरान तो आइडियोलॉजी भी एक फैक्टर था। तो आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है एंड टेक्नोलॉजिकल भी काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रिसिटी की चाहे आप बात कर लें, सो देयर वर मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। न्यूक्लियर वेपन्स भी इसी दौरान आते हैं, 1900 के बाद ही आते हैं। और उसी के साथ यूरोपियन पॉलिटिक्स जो चली, यूरोपियन पावर पॉलिटिक्स जो चली हुई थी 1900 से पहले तक, वह टोटल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल वॉर का मतलब क्या है कि दुनिया के दूसरे देश भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप पा रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वह कहाँ तक सीमित थी? यूरोप तक सीमित थी। चाहे आप जर्मनी की यूनिफिकेशन देख लें, इटली की यूनिफिकेशन देख लें, या फिर 1914 से पहले जो बैलेंस ऑफ पावर था, यूरोप की 4-5 जो महाशक्तियाँ थी, जो शक्तियाँ थी वो आपस में लड़ती थी। इंग्लैंड उसमें एक बैलेंसर था। तो वो वाली धारणा भी टूट जाती है 1900 के बाद। 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो ये बैलेंस ऑफ पावर टूटता है और जो लड़ाई का डोमेन था वह यूरोप तक सीमित नहीं रहता है बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाता है। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो हमने देखा कि पूरी दुनिया के देश ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ कोल्ड वॉर भी देखा गया जिसमें एक पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन देखने को मिली यूएस और यूएसएसआर के बीच। तो ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं आफ्टर 1900। अब दोबारा फिर से हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जो हम पहले कल भी डिस्कस कर रहे थे, मॉडर्न टोटल वॉर, आधुनिक संपूर्ण युद्ध। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या रीज़न रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रीज़न रहा था? हाँ, वो इमीडिएट रीज़न था, वो ऑस्ट्रिया के राजा की, ड्यूक नाम था, क्या नाम था उसका, शूट तो करता वो तो हो गया, वो इमीडिएट काउज हो गया। इसके अलावा क्या लगता है आपको? विभाजन कब हुआ था? वो तो बाद में हुआ है। तो ग्रेट वॉर इसको बोला जाता है एंड इसके बारे में एक डिबेट है। इसको लेकर सहमति नहीं है इतिहासकारों में कि क्यों हुआ था। जो जीतने वाली शक्तियां थी उनके द्वारा कहा गया कि जो जर्मनी है वह रिस्पॉन्सिबल है। जिस व्यक्ति ने हराया है वो तो रिस्पॉन्सिबल किसको बोलेगा? जो हार चुका है। महाभारत में जब आप पढ़ते हैं तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं महाभारत के लिए? कौरवों को या पांडवों को? ऑब्वियस सी बात है कौरवों को ही बोलेंगे ना।
सारे बच्चे कौरवों को ही बोलेंगे कि कौरव रिस्पॉन्सिबल थे। सर ये अलग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहे द्रौपदी। इधर ध्यान ही उस पर है। तो जो जीतने वाली शक्तियां थी उनके द्वारा कहा गया कि जर्मन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे और जर्मनी के साथ जो दोस्त थे उसके वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में आपने सुना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये होती है। एंड ये कौन सा प्लेस है? ये फ्रांस के अंदर एक प्लेस है, तो वहाँ पर एक ट्रीटी होती है उसके बाद। एंड उस वर्साइल्स की ट्रीटी में जो जीती हुई शक्तियाँ थी उनके द्वारा कुछ इम्पोजिशन लगाई जाती है जर्मनी के ऊपर और कहा जाता है कि जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। जर्मन वॉर गिल्ट इसको बोलते हैं।